नमस्कार। छठा चरण आते आते एक तरफा जीत का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में सरकार भी बना पाएंगे या नहीं, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक गोदी मीडिया में जा जाकर सफाइयां पेश कर रहे हैं। आरएसएस से दूरी बनाने के बाद अब बीजेपी के लिए ये बाकी बचे 2 चरण और कितने घातक होने वाले हैं, इसको विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। इनसे समझेंगे कि अब आरएसएस से इतनी दूरी बनाने के बाद क्या बीजेपी उभर सकती है या फिर ये खतरा बीजेपी के लिए अब और भी ज्यादा गहरा हो गया है। सब कुछ समझेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी थोक के भाव इंटरव्यू दे रहे हैं गोदी मीडिया को, राशन की तरह बट रहा है इंटरव्यू, क्या कहेंगे? बड़ी सफाइयां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए प्रज्ञा जी, अगर प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं और पहले तो वो राहुल गांधी की एक्टिविटी, प्रियंका गांधी की एक्टिविटी, उन पे जवाब दे रहे थे, कांग्रेस की एक्टिविटी पे जवाब दे रहे थे या अखिलेश की उस पे जवाब दे रहे थे, अब वो पत्रकारों के ट्वीट पे या पत्रकारों की छोटी प्रतिक्रिया पे अगर जवाब दे रहे हैं तो ये जताता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। मोदी जी बार बार सफाइयां दे रहे हैं कि राम मंदिर, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी से इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आपने कहा कि मोदी जी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, और फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने गुल्लू से कहा कि अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब भाषणों से, रैलियों में ये बात खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो शहजादे राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवा देंगे, राम मंदिर को दोबारा टेंट में ले जाएंगे। ये क्या कहता है? देखिए प्रज्ञा, ये तो जो उन्होंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से, उससे पहले वो कई मंचों पे कह चुके थे। बिल्कुल। और उन्होंने ये, उस पत्रकार ने ये कहा कि सर आपने जो है कई मंचों पे ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो राम मंदिर में ताला लगा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। तो उन्होंने बोला अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, और वो उन्होंने पहले भी कहा और उसके बाद में भी कह रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूं मामले को। अगर लोग जानते हैं या पुराने जर्नलिस्ट होंगे या इतिहासकार होंगे, वो जानते हैं कि ताला खुलवाने वाली ही कांग्रेस थी। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब रामलला का ताला खोला गया था, तब वहां पूजा अर्चना शुरू हुई थी। तो वही कांग्रेस वो टाइम पे अगर ताला खुलवा सकती है, अब कांग्रेस क्यों ताला बंद करेगी और क्यों एक वर्ग की नाराजगी मोल लेगी कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख है क्या? तो ये सब जो है इस तरह की चीजें करके प्रधानमंत्री अपने बयानों और अपने कद की, अपने पद की जो गरिमा है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। और आप इसी की क्यों बात कर रहे हो प्रज्ञा के? भाई वो कह रहे हैं मंदिर वाला मुद्दा, उन्होंने क्या नहीं कहा? पहले उन्होंने मंगलसूत्र कहा, मछली कहा, भैंस खोल ले जाएंगे कहा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो जताता है कि प्रधानमंत्री बहुत हड़बड़ाहट में हैं और कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं आज के हालात को देखते हुए। जी सर, राम को लाने वाले मोदी आरएसएस को साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जनवरी के महीने में अयोध्या में, आपको याद होगा, तो वहां पे मोहन भागवत जी जो आरएसएस चीफ हैं उनको एक तरीके से बिल्कुल इग्नोर किया गया और उनको कहीं भी इस तरह से चीजों को नहीं, तो हमें वहीं से लग गया था कि तलखी थोड़ी बढ़ गई है और मोदी जी नहीं चाहते कि आरएसएस की भूमिका कहीं महत्वपूर्ण दिखे और ये दिखे कि आरएसएस के नेतृत्व में मंदिर बना है या आरएसएस की दखल अंदाजी के बाद मंदिर बना है। उनको लगता है कि अब उनको संघ की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ की आवश्यकता क्यों होती थी? अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। जो संघ की विचारधारा है उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और जो संघ की विचारधारा है उसी पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम इनके जो संगठन है वो काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी की एक विंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो काफी ऊपर चली गई है, और मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों सारी चीजें की हैं, तो उनको लगने लगा है कि आरएसएस की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। एक तो हमें यह देखना होगा कि आरएसएस अपने एक बड़े पदाधिकारी को डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में भेजती है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है,
अगर आप याद करें वाजपेयी जी के टाइम पर संजय जोशी जी होते थे जो प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी के बीच में एक पुल का काम करते थे। उसके बाद रामलाल जी रहे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक पुल का काम करते थे। और तो उसके सर बाद राम माधव वाजपेयी जी वाली बीजेपी अलग है ना। ये तो कहते हैं वाजपेयी जी वाली जो बीजेपी थी वो अक्षम थी, हम कमजोर थे, हम संघर्ष कर रहे थे, आज हम नहीं, मैं सक्षम हैं उसी अपने पे दम पर। नहीं इसी उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनको जरूरत नहीं है, उसी पे मैं आ रहा हूँ। बाद में अच्छा। राम माधव आए, काफी सालों तक वो रहे। उनके बाद में आजकल बीएल संतोष है। अब मोदी जी ने ये कहा है कि जो तालमेल पहले संघ के और भाजपा के बीच में प्रधानमंत्री से होता था, जैसे वो सीधा वाजपेयी जी से बात करते थे, तो ये सीधा सीधा बीएल संतोष के टच में नहीं रहते या वो इनको रिपोर्ट नहीं करते। वो रिपोर्ट करते हैं अमित शाह जी को। तो सबसे पहले तो आरएसएस को आपने ये डिच कर दिया। इसके बाद लगातार आपने क्या किया कि जो आरएसएस चाहती थी, आरएसएस की जो जरूरत थी उन्हें आपने पूरी कर दी। आरएसएस के दफ्तर पूरे भारत में किराए के थे। जहां जहां आरएसएस के दफ्तर नहीं थे, आपने बहुत अच्छे 5 स्टार टाइप के उनके दफ्तर बना दिए, उनको फैसिलिटी दे दी, उनको एक अच्छी खासी एफडी करके दे दी कि जिससे वो लगातार संचालन उनका चलता रहे। तो इनको लगा। और दूसरा जो आरएसएस के भी बहुतायत कार्यकर्ता थे जो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे, यात्राएं जो है साधारण यात्राएं रेलवे में करते थे, उनको लगा कि उनको भी 5 स्टार सुविधाएं मिल गई। अगर कहीं जाते हैं वो किसी धर्मशाला में, संघ के दफ्तर में नहीं रुकते, अब वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं। तो इस तरह का जो ये पिछले 10 साल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं संघ के लोग भी इन चीजों के आदी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिक आ गए। दूसरा जो संघ का सबसे बड़ा काम था प्रज्ञा जी चुनाव के दौरान, कि चुनाव के दौरान उनका काम था बूथ संचालन, बूथों पे लोगों को लेके आना, पर्चियां बांटना, घर घर जाना, वहां पे एक माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस सब काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को संघ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास अपना आईटी सेल है, भाजपा के पास अपना एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है। आज आपको घर घर जाके बूथ पे पर्ची बांटने की जरूरत नहीं है। आज आपको किसी को बुला के लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास तमाम संचार माध्यम है। आपके पास जो आरएसएस एक माहौल बनाती थी, कुछ रूमर फैलाती थी, इस तरह की चीजें करती थी, आईटी सेल उससे कहीं आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महसूस कर रहा है कि अब हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो संघ से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। यूज एंड थ्रो वाली जो नीति है, जो तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अपनाया 75 साल वाली गोली देकर के उनको निपटा दिया गया, उसके बाद अब संघ को जैसे निपटाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है कि भाई हमें जरूरत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बड़ा सुइसाइडल लग रहा है सर कि बीजेपी का बड़ा नुकसान इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि संघ ही तो एक नींव है। अगर ये नींव हिल जाएगी तो कहां मोदी, कहां शाह, कहां बीजेपी। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, संघ या भारतीय जनता पार्टी कोई एक किसी परिवार की या ट्रस्ट की पार्टी नहीं है। यहाँ पे जो संघ को लगता है कि योग्य व्यक्ति है और पार्टी को, संगठन को आगे ले जा सकता है, उसी को आगे लाया जाता है और ये संघ करता रहा है। जब संघ को लगता है कि ये घोड़ा लंगड़ा हो गया है तो संघ उसको हटा देता है। आप मधोक जी से शुरू करेंगे, मधोक जी को हटाया गया, वाजपेयी जी को लाया गया, वाजपेयी जी को हटाया गया, फिर अडवाणी जी को लाया गया, अडवाणी जी को हटाया गया तो मोदी जी को लाया गया। लेकिन मोदी जी समझ गए हैं कि अगर यही हाल रहा तो मैं भी उसी मार्गदर्शक मंडल में जाऊंगा। तो मोदी जी तो मार्गदर्शक मंडल में जाना नहीं चाहते, वो तो भेजना जानते हैं, जाना तो जानते नहीं वो। तो अभी वही मामला उलझा हुआ है। तो इसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना होगा कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल जाते हैं या मोहन भागवत जी को भेजते हैं। जी। लेकिन सर ये सवाल का जवाब मैं अंत तक बहुत साफ चाहूंगी आपसे कि मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कि झोला उठा करके ही जाना पड़ेगा सीधा। आपका एक ट्वीट पढ़ रही हूं मैं जिसमें आपने लिखा है कि 5 चरणों के मतदान के बाद संघ समझ गया है कि इस बार भाजपा की सरकार बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, अतः संघ ने थके हुए घोड़े को बदलने का मन बना लिया है। अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि नया घोड़ा कौन होगा। इस नए घोड़े पर ही मेरा सवाल है आपसे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जिस प्रकार से हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खुद और उनके नेताओं ने अब 400 की बात करना बंद कर दिया है। अब वो 300 या बहुमत की बात पे आ गए हैं और अभी 2 महत्वपूर्ण चरण बचे हुए हैं।
तो इन दो महत्वपूर्ण चरणों में भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा डेंट लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर 200, सवा 200, डेंट लगेगा 230 छठे के, सातवें में? डेंट जी लगेगा आपको लग रहा है? जी जी डेंट लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस दायरे में आती है 200 और 200, सवा 200 या 240, 250 के बीच में कहीं आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को नए एलाइज की जरूरत होगी। तो अगर आप नए एलाइज लेंगे तो उसमें जो अभी आपके एनडीए में एलाइज हैं, कोई किसी के पास 2 लोकसभा है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 1 भी नहीं है, तो फिर भी आप जो है बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में आपको नए साथियों की तलाश होगी, और नए साथी वो होंगे जो पुराने वाजपेयी जी के टाइम पे एनडीए में रहे होंगे। उसमें ममता बनर्जी हो सकती है, उसमें शरद पवार हो सकते हैं, उसमें जो पंजाब की जो शिरोमणि अकाली दल है वो हो सकती है, उसमें शिवसेना महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। तो ये तमाम एलाइज आपके पास तब आएंगे जब आप दोनों जो गुजराती चेहरे हैं उनको हटा के और एक नया चेहरा सामने लाएंगे, और ये काम आरएसएस करेगी, तभी वो एलाइज आएंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नहीं। संघ इसी का वेट कर रहा है, और ये हमारा जो आज का ट्वीट है ये उसी के मद्देनजर है कि जिस प्रकार से संघ को भी लग रहा है कि पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो नया घोड़ा तलाश रहे हैं। हो सकता है उन्होंने तलाश भी लिया हो। इन परिस्थितियों में उस घोड़े को आगे करेंगे और पुराने घोड़े को हटा लेंगे, और तब नए समीकरण के हिसाब से नई सरकार एनडीए की बनेगी। इस तरह की भी चीज हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगता है और भारतीय जनता पार्टी 200 से भी नीचे आ जाती है, ऐसे ऐसे परिवेश में फिर कुछ नया राजनीतिक परिदृश्य बनेगा। वो हालांकि उसमें कहने में अभी थोड़ा सा हमें देखना होगा, जब तक छठे चरण का चुनाव ना हो जाए तब तक इस तरह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज की परिस्थिति में मुझे जिस प्रकार से लग रहा है सवा 200 के ऊपर नीचे, तो उन परिस्थितियों में ये हालात बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने ट्वीट किया है। जी। तो आपका सीधा आकलन क्या है कि आपकी बार मोदी सरकार या फिर आपकी बार मोदी सरकार से बाहर? नहीं, अब की बार मोदी सरकार मुझे नहीं लगती है, अब की बार भाजपा की सरकार लगती है। और भाजपा की सरकार में कौन होगा, नया चेहरा होगा, वो ये हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार इस बार होगी ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका तमाम कारण है प्रज्ञा। अगर आप देखेंगे, हम हर बार कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होके आता है, और लखनऊ वाले जो बैठे हैं उनका आप कोई ऑब्लिगेशन ले ही नहीं रहे, उनको भी आप इग्नोर मार रहे हैं। दूसरी चीज है, आप संघ को इग्नोर मार रहे हैं, आप किसी का कुछ एहसान लेना ही नहीं चाह रहे। तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार से आप बहुमत का आंकड़ा छुएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह के संकेत हैं, जो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस बार बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ है, जैसे राजपूतों की नाराजगी हो गई, संविधान को लेकर दलित समाज की नाराजगी हो गई, और यूपी की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं, ये हो गई, आरएसएस की नाराजगी हो गई। ये तमाम चीजें हैं सर। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जिसने भाजपा को भयंकर, मोदी वाली भाजपा को सबसे ज्यादा डेंट दिया हुआ है? देखिए प्रियंका, ये होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है, और उस परसेप्शन के हिसाब से फिर वोट पड़ता है। अगर हम शुरू में देखें, प्रथम चरण में हम अपने वेस्टर्न यूपी से शुरू करें, तो तब यहाँ पे एक माहौल बन गया था, राजपूतों के भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का एक सबसे बड़ा माहौल बना था, और धीरे 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 वो अग्निवीर और बाकी चीजें आती चली गई। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि माहौल है, सबसे बड़ा माहौल दलितों में बना हुआ है कि संविधान को खतरा है, और हमारा संविधान जो है, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान में बदलाव किया जाएगा, और हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो आरक्षण है वो छिन जाएगा। तो ये चीज दलितों में फैल गई है, और दलित बढ़ चढ़ के भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहा है। तो एक तो ये परसेप्शन है। दूसरा, जो अग्निवीर है, जो पहले दौर से ही चल रहा है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने में निभा रहा है। अगर आप देखेंगे, जो युवा है उसके पास नौकरी नहीं है, बड़ी तादाद में जो उस क्षेत्र का जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार से लोग होते हैं वो सेना में जाते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से उनका रास्ता बंद हो गया, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और ये कोई भी एरिया हो और कोई भी वर्ग हो, ये खाली एक वर्ग की बात नहीं है। उसमें राजपूत समाज, ठाकुर समाज के बच्चे हों, जाटों के बच्चे हों, यादव के बच्चे हों, कुर्मी के बच्चे हों, तमाम लोग वो सेना में जाते हैं।
और तमाम लोग सेना से जाके अपना होता है। आजकल तो उनका खतरा ये भी हो गया कि उनकी शादियां नहीं हो रही। जो बच्चे अग्निवीर बन भी गए हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। लड़की ये कह रही कि अगर इसके साथ शादी हो जाती है 4 साल बाद घर आ जाएगा तो घर कैसे चलेगा। पहले कम से कम ये होता था कि लड़का अगर सेना में चला गया है और खुदा न खास्ता कोई हरकत भी ऐसी हो जाती है तो पेंशन उसकी पत्नी को जीवन भर मिलेगी, तो गुजारा चल जाएगा। अन्यथा परिवार में बढ़िया रहेगा और ये 20 साल के बाद रिटायर होके आएगा, पेंशन रहेगी तो अच्छा घर चलेगा। हर आदमी ये चाहता है। तो ये जो इस तरह का झटका भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग को दिया है, वो बड़ा वर्ग नाराज है और उससे मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको मानना होगा कि सबसे ज्यादा यूपी, बिहार और राजस्थान के बच्चे सेना में जाते हैं, तो ये इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अधिक नुकसान होता मुझे नजर आ रहा है इस चुनाव में। जी, दिल्ली में सर क्या देख रहे हैं आप? आपके हिसाब से दिल्ली से क्या रिपोर्ट है? देखिए दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर साथ चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो टिकट वितरण इस बार हुआ है उसमें कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। जी। अच्छा, कन्हैया कुमार मजबूत दिख रहे हैं आपको? जी, कन्हैया कुमार नया चेहरा है, नया लड़का है और तिवारी जी जो है तीसरी बार लड़ रहे हैं तो उनकी एंटी कॉम्बेंसी भी है, तमाम चीजें हैं। कन्हैया कुमार को थोड़ी दिक्कतें शुरू में ये हुई थी कि जो उनका क्षेत्रीय कांग्रेस का संगठन है, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, वो शुरू में उनको सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो मीटिंगें हुई हैं और कई कांग्रेस के नेता आए हैं तो धीरे धीरे सब वो लाइन पे आ गए हैं और अब बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है। और इसके बाद मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 1-2 मीटिंगें दिल्ली में होंगी तो उससे और अच्छा माहौल बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, आपकी बार मोदी को भगवान बनाने वाला नैरेटिव भी सेट नहीं हो पा रहा है। इसके पहले तो मोदी को विष्णु का अवतार कह रहे थे, मोदी ने खुद को भगवान का दूत बता दिया, लेकिन अब तो माफी मांग रहे हैं जो लोग भगवान बताते हैं मोदी को। संबित पात्रा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, कह रहे मुंह से निकल गई, भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त नहीं है भैया। देखिए प्रज्ञा, अब आप जो उड़ीसा वाले भाई साहब हैं उन्होंने तो कह दिया और 2 दिन बढ़िया चलाया, उसके बाद माफी मांग ली। माफी की जगह अगर वो ये कहते कि ये तो जुमला था तो और अच्छा रहता। लेकिन आप ये देखें ना, मोदी जी ने ही कह दिया कि मैं खुद देवदूत हूं। अगर देवदूत है वो तो वो कह रहे मैं मानव हूं ही नहीं, मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं तो देवदूत हूं। तो ये क्या जताता है। और लेकिन हास्यास्पद ये है कि जो लोग उनके फॉलोअर हैं उनमें आज भी कई सारे इस तरह के मंदबुद्धि लोग हैं जो मान रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने कह दिया वो देवदूत है तो वो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है और वो पैदा नहीं हुए अपनी माँ के पेट से, इससे वो तो वोट मिलता अवतरित है हुए क्या? हैं। इससे वोट मिलता है क्या? देखिए, नेता के लिए तो एक वोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर, चुनाव के दौरान तो वोट चाहिए ना जनता से, तभी तो सत्ता में आ पाएंगे। तो मैं एक नहीं, सीधा तौर मुझे पर जानना चाहती हूँ, वोट मिलता है क्या मुझे भगवान बताने से खुद को? मुझे लगता है प्रज्ञा जी अब वो वोट लेने के लिए नहीं भाषण दे रहे हैं। अब वो अपनी सफाई देने के लिए, अपने विषय में बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए भाषण दे रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी के पिछले 1 महीने के भाषण सुनेंगे तो कहीं उन्होंने वोट मांगने की बात नहीं करी है। वो अपने विषय में बताना चाह रहे हैं कि वो कितने विद्वान हैं, वो क्या है, उनके क्या संकल्प हैं, उन्होंने क्या किया, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो है, वो इसी पे फोकस कर रहे हैं। जबान उनकी लगातार फिसल रही है, आपने देखा है। तो वो अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो कहीं वोट वाट नहीं मांग रहे हैं। अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, एक से एक बड़े संतों के पास हम जाते हैं, आप भी देखते हो, कोई कहता है कि मैं भगवान का रूप हूं। हाँ, कोई एकाध मूर्ख हो, वो जो जेल में पड़े हुए आज उन्होंने कह दिया, वो बात अलग है। जो आज हमारे शंकराचार्य हैं, जिनको हम इतना सम्मान देते हैं, जो वास्तव में विद्वान लोग हैं, क्या वो इस बात को कह सकते? वो तो कहते हैं मैं तो इस पृथ्वी का एक कण मात्र हूं। वो कभी इस तरह की बात करते ही नहीं है। किसी संत में, किसी विद्वान व्यक्ति में कभी घमंड हो ही नहीं सकता। वो तो झुक के बात, विनम्रता से बात करता है। तो अपने आप को भगवान बताना, अपने आप को क्या करना, ये जताता है कि अब बुद्धि थोड़ी हिलनी शुरू हो गई। सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 चरण हो गए हैं। हमने मटन सुना, मछली सुना, मंगलसूत्र सुना, मुगल सुना, सब सुना। अब छठा चरण आते आते प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सपा वाले अगर आ गए तो टोटी भी छीन ले जाएंगे। अभी तक तो भैंस छीन लेते कांग्रेस वाले, अब सपा वाले टोटी छीन ले जाएंगे।
मतलब प्रधानमंत्री का एक पद पर होने के बाद इस तरह का भाषण देना, ये हताशा है, ये निराशा है, ये उम्र का तकाजा है, ये है क्या? देखिए प्रज्ञा, प्रधानमंत्री जी का मैं कई बार कई चैनलों पे कह चुका, प्रधानमंत्री जी का इस तरह से कहना ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं पहले भी कह चुका, ये उनकी हताशा और निराशा है। प्रधानमंत्री जी अगर वास्तव में कुछ कहना या करना चाहते हैं तो उनको अपने 10 साल के कार्यों को गिनाना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे कार्य होंगे जिन पे वो तालियां बजवा सकते हैं। वो काम है नहीं है क्या है वो गिनवा सकते हैं, उन लंबी फेहरिस्त उनके पास है। और वो अगर 5 साल के लिए और आना चाहते हैं तो वो अपना 5 साल का रोड मैप भी रख सकते हैं। भले ही बाद में जुमला कह दें, उसको तालियां तो बजवाएं और इस पे वोट तो लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जी को भी लग गया है कि वो दोबारा नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो अपना टाइम काट रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं और अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और 4 तारीख के रिजल्ट में या तो वो अति कॉन्फिडेंट में है, मैं आपको बताता हूं कि 400 पार आएंगी, उनके पास कोई ऐसा हथियार या रिमोट उनको मिल चुका है, हाँ। या वो नहीं, देवदूत मैं हैं इसी और पर आ रही थी, मैं इसी पर आ जी रही जी। थी कि प्रधानमंत्री जो भाषणों से अभी भी लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये दिन में सपना देख रहे हैं। मैंने तो आज देखा कि दिन में सपना देखना क्या होता है। विपक्ष जो कह रहे हैं वो दिन में सपना देखना है, और मैं जो कह रहा हूं वही होने वाला है। मैं सत्ता में आ रहा हूं और आपकी बार भाजपा बहुमत के पार रहने वाली है। तो ये मोदी की बातों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, इसको घमंड कहते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 ही घटनाएं होंगी, या तो आप 200 सवा 200 पे सिमट जाएंगे और या फिर आप 400 पार करेंगे। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि 400 पार करेंगे कैसे। सर ये सवाल बन 400 रहा है पार क्योंकि जो परिस्थितियां तो है नहीं 400 पार वाली, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली कोई परिस्थितियां नहीं है, एथिकली नहीं है। हम अगर आंकड़ों की बात करें उसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर ये कहां पर दिखाई दे रही है? नहीं, आप मुझे बताइए कि मुझे भी 3 दशक से अधिक हो गया है चुनाव कवर करते-करते। हम लोग रैलियां कवर करते हैं, हम गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बूथ पे खड़े होते हैं और सबसे बात करने के बाद में एक अपना आकलन करके रिपोर्ट बनाते हैं। तो उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा एक बच्चा 8 वोट डाल देता है, जिस प्रकार से आपने देखा अनिल मसीह जी आ गए हैं और ये जो अनिल मसीह हैं इनकी तादाद बहुत अधिक है, तो फिर आप कैसे आकलन कर सकते हैं? आप बताइए। चल आप तो अगर मोदी अनिल जी वाली मसीह बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं सारे विपक्षी कहेंगे ईवीएम ने खेल कर दिया, सब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। नहीं, नहीं देखिए बात ईवीएम की नहीं है। वहां तो चंडीगढ़ में तो ईवीएम थी ही नहीं। वहां तो बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था। 30 वोटों में से उन्होंने 8 वोट रिजेक्ट कर दी और अगर वहां जी। सीसीटीवी नहीं होता तो हमें आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हुई होंगी। जो अबोध बालक ने एक वीडियो डाली है, नाबालिग बच्चे ने एक वीडियो डाली है, ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी, तो वो तो संज्ञान में नहीं आई। आपने तो देखा रायबरेली में ईवीएम को लू भी लग गई थी, तो हम फिर लू लगना क्या कहेंगे उसको। तो ऐसी जो घटनाएं होंगी जो अप्रत्याशित हैं, तो वो तो 400 के पार ला सकती हैं, तो उसमें हम और आप क्या करें। तो ऐसे में तो फिर हमें यही करना होगा कि हम रिपोर्टिंग अपनी खेती किसानी की करेंगे और हम चने का भाव और चने उगाने की पद्धति और गन्ना कैसे बोया जाता है, गन्ना कैसे कटता है, उस पर रिपोर्टिंग करेंगे अपनी। क्या करें, और तो कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी तो तो चुनाव आयोग मेरा को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, देखिए चुनाव आयोग तो थैंक यू बनता भी है मोदी जी का चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग जो नौकरी दी है है मोदी जी ने। उसकी चुनाव आयोग की इतनी मोटी खाल हो गई है कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा पिन चुबाने से भी। चुनाव आयोग कभी भी कोई अगर इस तरह की बातें होती थी, चुनाव आयोग तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उस पर सफाइयां देता था। आज इतना बड़ा सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि आप 11 दिन के बाद बढ़ा के आंकड़े पेश कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? हर एक व्यक्ति पूछ रहा है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कह रहा है रात को भी हम, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है हम रात में भी सुनवाई करेंगे, बस आप बताइए। तो ये कह देंगे, नहीं बताएंगे ना। बताया था, आपने देखा था पीछे स्टेट बैंक ने कह दिया था कि साहब इतने कागज हैं, हमें 6 महीने लग जाएंगे। तो 6 महीने उनको बता दिया था ना। तो ऐसे ही ये बता देंगे कि साहब 140 करोड़ जनता है और हमें सारा डाटा निकालने में गिनने में 2 साल लग जाएंगे, तो 2 साल आप इंतजार करिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो 2 साल रहेंगे क्या? या जो डाटा देने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो रहेंगे क्या 2 साल बाद? तो घुमा देंगे, उसमें क्या दिक्कत। हमें बहुत ज्यादा आशाएं नहीं है कि बहुत अच्छे तथ्य चुनाव आयोग वहां रखेगा या नया कुछ लीला हो जाएगी, हमें नहीं लगता।
तो इसलिए क्या है कि समय के हिसाब से सारी चीजें छोड़ दीजिए और सिर्फ इंतजार कीजिए 4 तारीख का, और 4 का भी मत करिए, 1 तारीख के 6 बजे का इंतजार कीजिए। तमाम सर्वे और सब आ जाएंगे। और कई पत्रकारों का कहना यह है कि मैं अगर मेरा मुंह खुल गया तो अर्थक्वेक आ जाएगा। अभी मैं इंडिया टुडे देख रहा था कल शाम को, राजदीप सरदेसाई और उसमें योगेंद्र यादव और नरसिम्हा जो है भाजपा के, वो सब बैठे हुए थे। और योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह के हालात ग्राउंड पे हैं उस पे मुझे भारतीय जनता पार्टी 250 मुश्किल से 250 के आसपास लगती है। तो वो नरसिंहा राव कहते हैं नहीं नहीं हमारी तो 350 आ रही हैं। तो उसके बाद राजदीप जी कहते हैं कि भाई मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो अर्थक्वेक आ जाएगा। अब उनका ऐसा क्या मुंह खोलेंगे वो, क्या अर्थक्वेक आ जाएगा? तो अगर इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तो क्या अर्थक्वेक आएगा? या तो ये अर्थक्वेक आएगा कि भाजपा की 100 आ रही है, और या ये अर्थक्वेक आएगा कि 470 आ गई भाजपा की। दो ही चीजों पे अर्थक्वेक आ सकता है, बाकी पे तो नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, क्या है, अब इस पर क्या चर्चा की जाए? जी तो इंडिया इंडिया गठबंधन आपको लग रहा है कि मजबूत रहने वाला है? देखिए प्रज्ञा, इंडिया गठबंधन मजबूत रह रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता को कोई बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जहां उसको विरोधी ऑप्शन मिल रहा है भाजपा के, वहां वो वोट कर रहा है। गठबंधन लास्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही गठबंधन अगर 6 महीने पहले, 1 साल पहले करता तो रिजल्ट कुछ और होते। गठबंधन का हमने देखा था, आपको याद होगा कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले किस प्रकार से भव्य शुरुआत हुई थी, कई सारी मीटिंगें हुई थी, लेकिन किस प्रकार से कई लोग दरक गए उसमें से। उनकी अपनी अपनी निजी मजबूरियां थी। बिल्कुल तो सही जब बात आपकी है। इसके पहले निजी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी साथ आ चुके हैं, मायावती अखिलेश जी यादव भी साथ आ चुके हैं, तो गठबंधन तो हो चुके हैं लेकिन उन्होंने खास असर नहीं दिखाया। ये इंडिया जी गठबंधन किस लिहाज से आपको और मजबूत और अलग लग रहा है, मैं ये बेसिकली जानना चाह रही थी। देखिए गठबंधन में अगर आप क्या करें कि मायावती तो गठबंधन में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की उनकी एक्टिविटी है, आप ये भी नहीं कह सकते वो गठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो तो भयंकर सपोर्ट गठबंधन को कर रही हैं। कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित वोट है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पर दलित भाजपा को मिलता था, चाहे दूसरे कारणों से मिलता था, तो वो कम से कम मायावती अगर गठबंधन को भी नहीं जाने दे रही, खुद भी ले रही है, तो नुकसान तो भाजपा का कर ही रही है ना। तो इसको भी मैं गठबंधन का हिस्सा ही मानता हूं। तो गठबंधन कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान कर रहा है, लेकिन इसके पीछे मैं वजह मानता हूं नौजवानों की, जनता की। जनता जिस प्रकार से इलेक्शन लड़ रही है, और जनता ये ना मान के चले कि उसने वोट कर दिया उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसकी जिम्मेदारी स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने की है, उसको बाहर पहरा देने की है, वहां तक उसको देना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है कि मैं वोट दे के आ गया और हो गया मेरा काम, ऐसे नहीं होगा। तो उसको वहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक निगरानी करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि इस जो अनिल मसीह है उनकी कमी नहीं है, उनकी फेरिस्त बड़ी लंबी है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। नमस्कार।